Hello everyone, this is सुनील कुमार लेक्चरर इन साइकोलॉजी डाइट हमीरपुर। डियर ट्रेनीज, उम्मीद है कि आपने अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ फर्स्ट यूनिट की समरी को लेकर। एक कैप्सूल फॉर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं या आपको आने चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि आपकी फर्स्ट यूनिट है लर्निंग, मोटिवेशन एंड कॉग्निशन। 3 टॉपिक्स आपके बनते हैं। एक अधिगम क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, कॉग्निशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अधिगम से, लर्निंग से। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? डियर ट्रेनीज, बहुत सारी डेफिनेशंस आपने इसके बारे में पढ़ी है और सबका कंक्लूजन एक ही था कि सीखना क्या होता है। सीखना व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इज इट क्लियर? व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। सब परिभाषाओं का ये सार था। उसके बाद आपको 2 नंबर की कभी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। लर्निंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया। व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, दूसरी विशेषता। तीसरा सृजनात्मकता। चौथा नए पुराने अनुभवों का संगठन, समायोजन, सार्वभौमिक प्रक्रिया, अनुकरण, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और सर्वांगीण विकास, व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव। तो ये हम 8-10 पॉइंट विशेषताओं में लिख सकते हैं। उम्मीद है आप इनको डिस्क्राइब करने में सक्षम हैं। डियर ट्रेनीज, उसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे लिए बनता है वो अधिगम के प्रकार के ऊपर। ये 7 नंबर का आपको प्रश्न आ जाता है। तो 3 प्रकारों को लेकर हम चलते हैं, मुख्यतः 2 तरह के, और जो अन्य बचेंगे उसको हम तीसरे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अधिगमकर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लर्नर। लर्नर किस तरह का है? आप जानते हैं मनोविज्ञान में प्राणियों के अध्ययन किया जाता है। प्राणी मीन्स मानव और जानवर। तो 2 टाइप्स के लर्नर्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं। एक जो जानवरों द्वारा अधिगम किया जाता है और दूसरा जो मानव द्वारा अधिगम किया जाता है। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा जो हमारा प्रकार बनता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जिसमें बॉडी ऑर्गन जो वो उनकी संभागिता होती है, जैसे सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर्स आप जानते हैं, संवेदन गति अधिगम, जैसे कि खेल के मैदान में सीखना। एक नर्सरी का खेल का मैदान है, बच्चा उसमें सीख रहा है, इसको हम सेंसरी मोटर लर्निंग कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कौशलों को मैदान के अंदर सीखता है। और दूसरा प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक जो सीखना है, जैसे कि बच्चा डांस करना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है और संगीत के किसी यंत्र को बजाना सीखता है। ये हमारा सेंसरी मोटर और परसेप्चुअल मोटर में आता है। इसके अलावा जो आपके विचारात्मक अधिगम हैं, चाहे वो परसेप्चुअल हो, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो एसोसिएटिव हो, चाहे वो इमेजिनेटिव लर्निंग हो, ये सारे के सारे हमारे विचारात्मक अधिगम में आते हैं। उम्मीद है आप इन पॉइंट्स को अब एक्सप्लेन करने की स्थिति में होंगे। और डियर ट्रेनीज, जो तीसरी टाइप हम लेते हैं वो है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो इसके अतिरिक्त हैं। जैसे कॉग्निटिव लर्निंग, रिलेशन बिटवीन वेरियस फैक्ट्स। दूसरा एटीट्यूडनल लर्निंग, जिसमें हम सेंटिमेंट्स और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। और तीसरा लर्निंग बाय स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये हमारे अदर एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के लर्निंग के। उम्मीद है आप इन 3 टाइप्स को अब अच्छे से समझ चुके होंगे और उनको डिस्क्राइब करने की स्थिति में होंगे। डियर ट्रेनीज, उसके बाद जो एक और प्रश्न हमारे सामने लर्निंग में आ जाता है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो 3 फैक्टर्स का यहाँ जिक्र होता है। एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, एक टास्क फैक्टर्स हैं और एक मेथड फैक्टर्स हैं। तो इन
तीनों फैक्टर्स का 7-7 नंबर का प्रश्न किसी भी कारक के ऊपर पूछा जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल फैक्टर्स हों या तो वो टास्क फैक्टर्स से संबंधित या तो वो मेथड फैक्टर से संबंधित। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत संबंधी कारक हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सीखने को जो प्रभावित करते हैं। एक मैच्योरिटी, परिपक्वता, उसके अलावा बाद अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किस स्तर की है, ध्यान तथा रुचि, स्मृति, थकान, फटीग, और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, योग्यताएं और तत्परता। तो ये 5-7 पॉइंट आप बना सकते हैं, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, ध्यान तथा रुचि, स्मृति, थकान, मानसिक स्वास्थ्य, योग्यताएं और तत्परता। इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो कार्य संबंधी हैं कि जो टास्क की नेचर कैसी है, तो यदि कोई कार्य कठिन होगा उसका कठिनाई का स्तर सीखने को प्रभावित करेगा। कार्य अगर एक समान है उसकी समानता प्रभावित करती है। कार्य मीनिंगफुल है या मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि कार्य का अर्थपूर्ण होना वो भी प्रभावित करता है, और कार्य की लंबाई भी प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो ये 5-4 पॉइंट आप लोग बना सकते हैं, कार्य की कठिनाई का स्तर, कार्य की समानता, कार्य का अर्थपूर्ण होना और कार्य की लंबाई। उसके बाद जो मेथड फैक्टर्स हैं, विधि संबंधी, किस प्रकार की सीखने की विधियों का प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति सीखता है। एक अभ्यास द्वारा सीख रहा है, अभ्यास, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, या इनसाइट लर्निंग, सूझबूझ द्वारा सीखना। तो ये सीखने की विधियाँ या सीखने का समय कितना है, ये सारे कारक हैं ये जो कि मेथड्स में आप इनको शामिल कर सकते हैं। अभ्यास, करके सीखना, सूझबूझ द्वारा सीखना, सीखने की विधियाँ या सीखने का समय, ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उम्मीद है आप को ये सब इन पॉइंट्स को सुने हुए लग रहे हैं और इनको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। डियर ट्रेनीज, उसके बाद सिद्धांतों के ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के, उनके ऊपर प्रश्न आता है, तो वो उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो मुख्यतः जो सिद्धांत हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था और उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसकी फुल वीडियोस आपको पहले मैं डाल चुका हूं, उनको एक बार दोबारा से सुन लें। और इसका रिजल्ट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही था कि एज द ट्रायल इंक्रीजेस एरर डिक्रीजेस, ज्यों ज्यों प्रयासों की संख्या बढ़ती है त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। इज इट क्लियर? यही सार था इस एक्सपेरिमेंट का। दूसरा, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन भी इसको कहा जाता है। आप जानते हैं कि ये पेवलोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया और उन्होंने प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर, और फुल एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं दूसरे वीडियोस में। रिजल्ट्स क्या थे? 3 कंडीशंस थी। भोजन जो UCS था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और सलाइवा जो था वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। दूसरी स्थिति में बेल प्लस फूड, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस, CS प्लस US, बेल प्लस फूड, और उधर सलाइवा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो तीसरी स्थिति में क्या परिणाम हमारे सामने आए थे कि बेल और सलाइवा, यानी कि वेल कंडीशनल स्टिमुलस था और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आया, सलाइवा, कि केवल घंटी बजी और फिर उसके मुंह से लार टपकी। तो वेल, सलाइवा यानी कि CS, CR, ये 3 परिस्थितियां थी इस एक्सपेरिमेंट्स की। मुझे उम्मीद है आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और उसके बाद डियर ट्रेनीज, एक अगला सिद्धांत हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं हिंदी में, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और ये सिद्धांत आप जानते हैं किसने दिया था? स्किनर ने। स्किनर ने इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका सिद्धांत ये
पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्बलन आप जानते थे कि दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पुरस्कार व दंड। तो कुल मिलाकर इनका तात्पर्य क्या था कि व्यक्ति पुरस्कार व दंड के अनुरूप सीखता है, के अनुसार सीखता है, के द्वारा सीखता है, जिसको एक नाम दिया उन्होंने रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। ये ट्रेनिंग्स कभी कभी प्रश्न आपको ऐसे ट्रिकी से आ जाते हैं कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, और कई बार आप प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं कि ये व्यवहारवाद क्या था। तो ये व्यवहारवादी थे, चाहे वो पेवलॉव था, स्किनर था, तो इनके एक्सपेरिमेंट्स का आपको वहाँ पर जिक्र करना है। आपने कन्फ्यूज नहीं होना है कि एक नया शब्द हमने सुन लिया, कि हम तो जानते थे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो जो अन्य नाम हैं उनके ऊपर भी आप लोग ध्यान दें, इनको प्रश्न को समझें कि पूछा क्या है। आपको देखना है कि व्यवहारवादी कौन है, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखने हैं। इसके अलावा और एक सिद्धांत की हमने चर्चा करी थी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसको हम कोलर थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि गेस्टाल्ट मीन्स संपूर्णता, पूर्ण रूप, एज ए होल। तो इनका एक्सपेरिमेंट चिंपैंजीज के ऊपर था, आदि मानव के ऊपर किया था। तो इसके प्रतिपादक बर्दाइमर रहे थे, प्रयोगकर्ता कोलर रहे थे। बर्दाइमर ने 1911 में, कोलर ने 1916 में प्रयोग किया था। और ये इनसाइट पर आधारित था कि व्यक्ति अचानक सूझबूझ के द्वारा सीखता है, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। इसके बाद जो सिद्धांत आता था वो है सोशल लर्निंग। आप जानते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बंदूरा के द्वारा। डॉल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। आप जानते हैं 3 डिफरेंट कंडीशंस थी। एक बेस्ड ऑन सोशल वैल्यू, पहली डॉल पे सोशल वैल्यूज का जिक्र किया गया था। और दूसरा कंडीशंस में बेस्ड ऑन लव रिलेशंस, जिसमें उस मूवी में प्यार से, लगाव से जोड़कर उसको दिखाया गया। और तीसरे में जो बेस्ड ऑन वायलेंस, हिंसा पर आधारित था। तो ये 3 कंडीशंस थी। एक सामाजिक मूल्यों पर आधारित फिल्म थी, और एक में प्यार से संबंधित थी, और तीसरी हिंसा से संबंधित थी। तो कुल मिलाकर सोशल लर्निंग में मैंने ये सीखा, क्या इसका रिजल्ट रहा कि जो व्यक्ति है लर्न्स थ्रू इमिटेशन। व्यक्ति जो है, मानव जो है, वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि नकल के द्वारा सीखता है, सरल भाषा में कहूँ तो इज इट क्लियर? तो डियर ट्रेनीज, ये मुख्यतः 5 तरह की विचारधाराओं का जिक्र हमने इस सिद्धांतों के अंदर किया है। तो अक्सर आपको प्रश्न जो वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशंस के ऊपर, व्यवहारवाद जो से संबंधित है, इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन ये सिद्धांतों की, इनकी भी जानकारी होना आपको आवश्यक है। कहीं ना कहीं 2 नंबर के, या कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगे। और डियर ट्रेनीज, जो तीसरा कॉग्निशन का जो पार्ट था, आप जानते हैं उसमें जीन पियाजे की प्रमुख भूमिका रही है। आप जीन पियाजे आपने पहले भी पढ़ा है। जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। और इसमें मुख्यतः आप परिचित होंगे कि 4 स्टेजेस का जिक्र किया गया था। एक सेंसरी मोटर, जो जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था है, उसको सेंसरी मोटर का नाम दिया गया, बर्थ टू 2 ईयर्स। दूसरी स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, 2 to 6 ईयर्स, 2 से 6 वर्ष की जो काल है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया जीन पियाजे ने। तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 to 11 ईयर्स, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे के मुताबिक। और चौथी स्टेज का नाम था फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12 to एडल्टहुड, 12 से उस एडल्टहुड तक की जो स्टेज है उसका जिक्र किया गया। तो आपको इन स्टेजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। इज इट क्लियर? उम्मीद है अब आप इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेंगे। डियर ट्रेनी, उसके बाद हमारी अभिप्रेरणा शुरू होती है। और अभिप्रेरणा होती क्या है? एक विशेष प्रकार का व्यवहार जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। एक अभिप्रेरणा का मैंने प्रोसेस आपको समझाया था 4 पॉइंट में।
कि व्यक्ति की कुछ एक आवश्यकता होती हैं, नीड होती हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने में उसमें लालसा उत्पन्न होती है, जिसको हम ड्राइव कहते हैं, अंतर्निहित कहते हैं। और अपनी उस ड्राइव को पूरा करने के लिए वो उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करता है, गोल ओरिएंटेड व्यवहार करता है, और तत्पश्चात वो अपने गोल को अचीव कर लेता है, उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। और जब वो उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है, या तो उसको वो संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है, या जो ड्राइव है उसमें कमी हो जाती है। तो ये मैंने सर्कल की फॉर्म में आपको ये समझाया था कि सबसे पहले नीड होती है, उसके बाद ड्राइव, तीसरा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, और चौथा गोल अचीव्ड, पांचवा सेटिस्फेक्शन या डिक्रीज इन ड्राइव। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 पॉइंट्स को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डियर ट्रेनीज, मैस्लो थ्योरी का इसमें जिक्र किया गया था, हायरार्की मॉडल जिसको हम कहते हैं, और वो मुख्यतः 5 स्टेजेस पर फोकस मैंने किया था। तो सबसे पहले जो एक पिरामिड टाइप का एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपने उसको डिस्प्ले करना है एग्ज़ाम में, तो सबसे नीचे से अगर हम उस शुरू करते हैं, जो सबसे प्रथम स्टेज है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं मैस्लो के मुताबिक। सबसे पहले व्यक्ति या बच्चा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। उसके बाद उसके ऊपर की दूसरी की स्टेज सेफ्टी नीड, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता उसको होती है, और सुरक्षा की आवश्यकता के बाद वो अपने लव की नीड, फीलिंग ऑफ बिलोंगलीनेस की, अपनेपन का भाव उसको चाहिए, प्रेम चाहिए, लगाव चाहिए, अटैचमेंट की जो अवस्था है, आवश्यकता है, वो तीसरी स्टेज हुई। और उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड, आत्मसम्मान की आवश्यकता, और पांचवी जो आवश्यकता हमारी रहती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इसी क्रम में आप इनको डिस्प्ले करेंगे एग्ज़ाम में। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 सेफ्टी नीड्स, नंबर 3 लव एंड बिलोंगलीनेस, नंबर 4 सेल्फ एस्टीम नीड, और नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो के ये मुख्यतः 5 चरण थे, इनको क्रमबद्ध तरीके से आप एक पिरामिड की फॉर्म में आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा मैस्लो का सिद्धांत। डियर ट्रेनीज, इसके बाद और एक प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षण अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स आपको इकट्ठे दिए हुए हैं, लर्निंग भी है, मोटिवेशन भी है। अब इन दोनों को मिलाकर भी प्रश्न बन सकता है कि लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मोटिवेशन सीखने में कैसे मदद करती है, या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। एक व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है, दूसरा व्यवहार में शक्ति का संचार करती है, तीसरा व्यवहार में के चुनाव में सहायक सिद्ध होती है, रुचि विकसित करने में अभिप्रेरणा काम करती है, और चरित्र निर्माण में सहायक होती है। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट आप बनाकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्यवहार का पथ प्रदर्शन, व्यवहार में शक्ति का संचार, व्यवहार में चुनाव में सहायक, रुचि विकसित करने में सहायक, और चरित्र निर्माण में सहायक। इज इट ओके? होप कि आप इस प्रश्न को भी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अधिगम की में जो अभिप्रेरणा की विधियां हैं, मोटिवेशन के मेथड्स हैं, वो लर्निंग में कैसे काम करते हैं, उसके भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लूँ आपके सामने कि बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान, दूसरा कक्षा का अच्छा वातावरण। अगर क्लासरूम का अच्छा वातावरण होगा तो सीखना एनहांस करेगा। शिक्षा की उपयोगिता, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण देना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो आप क्या मेथड अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चलाते हैं। प्रभावशाली व रुचिकर साधनों का प्रयोग करें ताकि उसका इम्प्रेशन उसके मन पर रहे। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना,
सफलता और असफलता, प्रशंसा एवं निंदा, नवीनता, रुचियाँ, इस तरह के पॉइंट्स बनाकर आप अधिगम में अप्रेरणा की विधियों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से बोल दूं, बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान करना, नंबर 2 कक्षा का अच्छा वातावरण, नंबर 3 शिक्षा की उपयोगिता, नंबर 4 व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण देना, नंबर 5 प्रभावशाली व रुचिकर साधनों का प्रयोग करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, सफलता और असफलता, प्रशंसा व निंदा, नवीनता व रुचियाँ आदि। तो इस ढंग से आप पॉइंट्स बनाकर इस प्रश्न को भी आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर ट्रेनीज, ये कोई 12-13 प्रश्नों का जिक्र मैंने इस यूनिट में आपको किया है। ऑन एवरेज मैं 15 क्वेश्चंस मान के चलता हूँ कि इतनी टॉपिक्स हमारे बन जाते हैं और 4 यूनिट्स में हमारे 60 प्रश्न बन जाएंगे, तो उनको नंबर वाइज तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में जो मैंने एक कैप्सूल फॉर्म में जो टॉपिक्स आपको डिस्कस किए हैं, उम्मीद है उनको आप डिटेल में तैयार करें और एग्ज़ाम को अच्छे से करने में आप लोग सक्षम होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो इसी आशा के साथ ये फर्स्ट यूनिट की समरी में आपके सामने पेश की है, तो इसको आप एक बार देख लें और अच्छे से तैयारी कर लें। तो फर्स्ट यूनिट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।